नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं का जो विज्ञान है उसका अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वाले भाग में हम रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना यह सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले अपन देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ठीक है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके परिवर्तित हो जाते हैं और एक या एक से अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ इस क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं और जो नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। अर्थात जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं 2H2 प्लस O2 2H2O। अर्थात क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब संयोग करते हैं, ठीक है, तो पानी बनता है ना। तो इसमें ये जो H2 और O2, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये अभिकारक हैं और पानी जो है वो क्या है? उत्पाद है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो निम्न परिवर्तन दिखाई देते हैं या देखने को मिलते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वो? एक तो होता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन अर्थात क्या? वो ठोस से गैस बन जाता है, गैस से ठोस हो जाता है, ठीक है, अर्थात जो उसकी अवस्था होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। रंग में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है अर्थात गैस का निकलना या गैस का बनना। तापमान में परिवर्तन होता है अर्थात जहां पर ये क्रिया हो रही होती है उसके पास के स्थान का तापमान में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण, ठीक है, यहाँ पर अपन देख लेते हैं। तो होता है सबसे पहले दूध से दही का बनना। अपन ने देखा होगा घरों में हम क्या करते हैं? दूध से दही बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है बच्चों? ये कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना। आपने देखा होगा बहुत से स्थानों पर लोहा जब अपन क्या करते हैं? बाहर खुले में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जंग लग जाती है, ठीक है। तो किसी लोहे पर जंग लगने की ये जो प्रक्रिया होती है, ये क्रिया होती है, इसे हम क्या कहते हैं? यह भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण अर्थात क्या? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। खाना पकना, ठीक है, खाना पकाना। हम जो भी खाना पकाते हैं वो क्रिया जो कहलाती है वो भी क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। अब रासायनिक अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं जो आपके बुक से अपन ने लिए हैं, ठीक है। क्या? मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन अर्थात वायु की उपस्थिति में दहन करने पर वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार से आपकी किताब का यह क्रियाकलाप 1.1 है। क्या होता है इसमें? मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। ये क्रियाकलाप में आपका चित्र दे रखा है, ठीक है। चित्र में कोई बर्नर है, बर्नर में यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम की अपन रिबन क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं, उसको जलाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन से क्रिया करता है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम जलाते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों? एक पाउडर में भूरे कलर का एक पाउडर बनता है, ठीक है, जो कि क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। उसके बाद एक और उदाहरण ले लेते हैं, लेड सीसा, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट के घोल को पोटेशियम आयोडाइड के घोल में मिलाने पर पोटेशियम नाइट्रेट व लेड आयोडाइड प्राप्त होता है, ठीक है। यह वाली जो क्रिया है, ठीक है, यह क्रियाकलाप जो है 1.2 आपकी किताब में ही है, ठीक है। क्या कर रहे हैं अपन? लेड नाइट्रेट के घोल को पोटेशियम आयोडाइड के घोल में क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं या दोनों को मिक्स कर रहे हैं।
मिक्स करते हैं तो क्या मिल जाता है अपने को, पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है और साथ ही साथ में लेड आयोडाइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये इस प्रकार की क्रिया होती है। अगला नंबर हमारे पास जिंक। जस्ता के दानों को तनु सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, वह जिंक सल्फेट का विलयन बनता है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार देखते हैं तो ये वाला जो उदाहरण है आपका क्रियाकलाप 1.3 है आपकी किताब का। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं अपन इसमें जिंक को जो दाने हैं, जिंक के दाने को तनु सल्फ्यूरिक एसिड में क्या कर रहे हैं बच्चों, मिला रहे हैं। जब मिलाते हैं तो क्या मिलता है अपने को एक तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ ही साथ में क्या मिलता है, जिंक सल्फेट का विलयन मिलता है। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्या, जिंक अर्थात जिंक के जस्ते के दानों को अपन ने क्या करा, तनु सल्फ्यूरिक एसिड में मिला दिया है। ठीक है, डाल दिया है दानों को, तो हमको क्या मिल रही है यहाँ पर H2 गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, और साथ ही साथ में अपने को जिंक सल्फेट का एक विलयन भी मिल जाता है। उसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे यहाँ पर रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होती हैं वो देख लेते हैं। देखो, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण है। यह रासायनिक अभिक्रिया का एक सांकेतिक रूप है जो यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग लेते हैं और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कौन से नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक समीकरणों में अभिकारकों को तीर के चिन्ह के बाईं ओर अर्थात LHS साइड में लिखते हैं। ठीक है, और उत्पादों को तीर के जो चिन्ह होता है, निशान होता है, उसके दाईं ओर अर्थात RHS वाले भाग में लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन देखो अभिकारक उत्पाद अपन ने अभी तो पहले समझ ही लिए हैं, एक बार और अपन देख लेते हैं अच्छे से। तो अभिकारक क्या होते हैं, वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, और उत्पाद क्या होते हैं, वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए समझ लेते हैं अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के बीच होने वाली दहन अभिक्रिया। तो यहाँ पर है हमारे पास क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इन दोनों के बीच दहन क्रिया की करी जाती है, क्या मिलता है अपने को, पानी मिलता है। ठीक है, H2O मिलता है। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ठीक है, जो इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और जो अपने को मिल रहा है पानी H2O, वो क्या कहलाता है बच्चों, उत्पाद कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरणों को लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। ठीक है, कुछ नियम है जिनका हम पालन करते हैं। तो क्या होता है, अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक प्रत्ययों और सूत्रों का उपयोग करके लिखा जाता है। तीर चिन्ह के LHS की ओर अभिकारकों की संख्या और तीर के चिन्ह के RHS के दाईं ओर, ठीक है, उत्पादों की संख्या जो होती है वो क्या होती है बच्चों, समान होती है। ठीक है, अभिकारकों और उत्पादों के बीच अभिक्रिया के प्रकार को दर्शाने के लिए तीर का उपयोग किया जाता है। जैसे यहां पर हमारे पास है 2H2 प्लस O2 क्या बन गया, 2H2O। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण लिखना, ये वाला पार्ट जो है महत्वपूर्ण है, इसे अपन ध्यान से समझेंगे। यहां पर अपन क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है भाई रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण में अभिकारक भाग लेते हैं और उत्पाद बनते हैं। सबसे पहले तो ये कुछ नियम है, एक बार और अपन देख लेते हैं। ठीक है, अभिकारकों और उत्पादों को एक तीर के चिन्ह से पृथक किया जाता है। ठीक है, अर्थात क्या होता है, एक तरफ उत्पाद होते हैं और एक तरफ क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। ठीक है, तो LHS साइड में अभिकारकों को रखा जाता है और RHS साइड में उत्पादों को रखा जाता है। अर्थात तीर जो है हमारे पास, तीर के उल्टी ओर, ठीक है, अभिकारकों को रखा जाता है और तीर के सामने उत्पादों को रखा जाता है। अभिकारकों को तीर के LHS में रखते हैं
तथा उत्पादों को तीर के आरएचएस में रखते हैं। ठीक है, अभिकारकों और उत्पादों के बीच तीर का चिन्ह अभिक्रिया की दिशा बताता है। ठीक है, एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद होने पर उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है या उपयोग किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों जैसे ठोस के साथ एस लगाया जाता है, द्रव के साथ एल लगाया जाता है, गैस के साथ जी लगाया जाता है, जलीय विलयन या जलीय सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, उसके साथ ए क्यूब लगाया जाता है। अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, रासायनिक समीकरण जो होती हैं, ठीक है, उनको संतुलित कैसे करते हैं, पहले उसका महत्व समझ लेते हैं। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। इस नियम के अनुसार क्या होता है बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। यहां पर देख लो उदाहरण में 2H2, ठीक है, ये गैस है, ठीक है, जी से प्रदर्शित करा अपन ने, प्लस O2, O2 भी क्या है, गैस है, जी से प्रदर्शित करा अपन ने, क्या बन जाता है, पानी। पानी क्या होता है, तरल, जिसको अपन क्या करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं या एल यहां पर लिख देते हैं। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, क्या हो रहा है, अभी अपन ने बोला कि रासायनिक अभिक्रिया में पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। तो यहाँ पर देखो H2, यहाँ पर H2 की परमाणु की संख्या क्या हो गई है, H2 2 दूनी 4, तो कितने 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, तो है 4, H2 और ये 2 से गुणा हो रहा है तो 2 दूनी 4, तो ये 4 तो हो गए हमारे पास। ऑक्सीजन होना चाहिए 2, तो ये देखो बच्चों, ये ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है इस साइड में, तो इस साइड भी कितने होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चरणों में नहीं लिखे, तो इसका मतलब यहाँ पर सीधे 2 का गुणा हो रहा है, तो ये भी तो कितना हो गया, ये भी तो 2 ही हो गए ना। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि पहले और बाद में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, सेम रहती है, एक जैसी रहती है। अब रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना अपन यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के चरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक समीकरण ले लेते हैं। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो अपन समीकरण ले रहे हैं वो क्या है, Fe प्लस H2O, अर्थात ये फेरस है और ये पानी है। ठीक है, जब इनका अपन संयोग करवाते हैं तो Fe3O4 प्लस H2 बनता है। लेकिन अब ये यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये वाले जो समीकरण है ये, ठीक है, ये ढांचा समीकरण है, ये अभी संतुलित नहीं है, तो इसको अपने को संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित करने के लिए अपन क्या करेंगे, निम्न चरणों का प्रयोग करते हैं। चरण नंबर 1, चरण नंबर 1 में क्या होगा बच्चों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए, अर्थात एक बॉक्स बना लेते हैं। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तित नहीं किया जाता है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, पहले जैसे ये Fe है, इसके चारों ओर एक बॉक्स बना लेते हैं, H2O के चारों ओर बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं पदार्थ सभी के अपन क्या करेंगे, एक एक बॉक्स बना लेंगे। जैसे यहाँ पर Fe है, Fe के चारों ओर अपन ने बॉक्स बना लिया, ये धन का चिन्ह है तो धन लगा देते हैं अपन, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, H2O को भी क्या करते हैं, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, तो ये H2O और इसको बॉक्स लगा दिया। ठीक है, फिर हमारे पास है Fe3O4, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं अपन।
फिर धन का चिन्ह, ये धन लगाया अपन ने, ये H2O, ठीक है, ये बॉक्स में बंद कर दिया। इस प्रकार से सबसे पहला काम तो अपन ये करते हैं, ठीक है। अच्छा, बॉक्स क्यों बनाए बच्चों? बॉक्स ये इसलिए बनाए कि अब इन बॉक्सों के अंदर अपने को कुछ भी नहीं करना है, इन बॉक्सों के अंदर कुछ भी नहीं करना। अब जो भी करना है, जो भी जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, जो भी करना है वो क्या होगा? बाहर, ठीक है। तो जोड़ना घटाना तो होता नहीं है बच्चों, केवल गुणा ही करना होता है, ठीक है। यहाँ पर से केवल संख्याओं का क्या होगा? यहाँ पर गुणा होगा। तो देखो, जो पहला चरण था वो तो मैंने ऐसा कैसा लिख दिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? दूसरा चरण दूसरे में क्या करते हैं? असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए, ठीक है। तो संख्याओं की सूची बनाते हैं अपन, तो सूची इस प्रकार से बन जाती है। देखो, ये अपन ने लिखा सूची में तत्व, फिर ये अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। तो ये अभिकारक है, अभिकारक में कितने परमाणु है उनकी संख्या अपन लिख लेते हैं। कौन से भाग? LHS वाले परमाणुओं की, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, उत्पाद में, उत्पाद मतलब जो भी अपने को मिल रहा है, बनता है, ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं? RHS में जो जितने भी हमारे पास RHS में सूत्र हैं, उसमें जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, उनके जो परमाणु हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, फेरस Fe के कितना है भैया परमाणु? यहाँ पर एक ही दिखाई दे रहा है अपने को, तो ये एक लिख लिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन के कितने परमाणु दिख रहे हैं अपने को? यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, तो ये अपन ने यहाँ पर 2 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन के कितने हैं हमारे पास भैया? ऑक्सीजन के हमारे पास एक ही परमाणु है इस साइड में, तो ये 1 लिख लिया अपन ने, ठीक है। अब दूसरा साइड की बात करते हैं, ARHS वाले भाग की। तो यहाँ पर देखो, फेरस के कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 है हमारे पास, 3 परमाणु है, तो ये 3 परमाणु है, तो यहाँ लिख दिया अपन ने Fe के 3 परमाणु। हाइड्रोजन की बात करें अपन, तो कितने हैं भैया? हाइड्रोजन हमारे पास है 2, ये 2 लिख लिया अपन ने। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 4 है, ये 4 लिख लिया, ठीक है। अब जो अपन ने टेबल बनाई थी वो टेबल मैंने यहाँ पर लिख ली है, थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। अब अपन इसको स्टेप नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चरण 3 क्या है? सबसे अधिक परमाणुओं वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड उचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए, ठीक है। तो उचित गुणांक लगाकर अपन क्या करेंगे? इनको संतुलित करेंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखो फेरस का कितना? 1 था हमारे पास ये। अब अपने को क्या करना है? यहाँ पर से फेरस के 3 बनाना है, तो ये हमारे पास 3 है, ठीक है। तो 3 का गुणा यहाँ करेंगे अपन, तो ये 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। तो ये बराबर दोनों हो गए कितने? 3, दोनों तरफ क्या हो जाएंगे? 3 3 हो जाएंगे। अगर यहाँ पर अपन 3 का गुणा कर देंगे तो, ठीक है। यहाँ पर तो 2 है ये, ठीक है, दोनों तरफ। और यहाँ पर भी क्या है? यहाँ 4 है, और यहाँ कितना है? यहाँ 1 है। तो अपन एक काम करते हैं, इस 1 में भी अपन क्या करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 एकम 4, तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे? 4, ठीक है। ये इस प्रकार से, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं? LHS और RHS वाले जो परमाणुओं की संख्या है, दोनों को सबको क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन? 1 में यह यहाँ पर 1 है, इसमें 3 का गुणा करके लिख दे रहे हैं। और बच्चे बताओ, यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर अपन 4 का गुणा कर देते हैं ताकि ये क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ठीक है। अब अपन ने 3 का इसमें गुणा करा है, तो एक काम करते हैं, Fe जो हमारे पास है, फेरस जो है, उसमें 3 का गुणा करना है, तो आगे अपन उसके 3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपन ने आगे क्या करा? 3 लिख दिया। तो अब ये 3 परमाणु हो गए हमारे पास फेरस के, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ 3 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है? यहाँ पर से ये जो हमारे पास है ऑक्सीजन के अपने को 4 4 बनाना है दोनों तरफ। यहाँ पर तो ऑक्सीजन का 1 है, ठीक है, तो अपन ने क्या करा? 4 का गुणा कर दिया, तो ये ऑक्सीजन के कितने बन गए? 4 बन गए, तो ये ऑक्सीजन के 4 हो गए, ठीक है। तो ये दोनों तरफ संतुलित हो गया। लेकिन अब यहाँ पर 4 का गुणा करने से एक लफड़ा हो गया बच्चों। क्या हो गया? H2 जो है, ठीक है, ये 4, यहाँ पर तो ये 2 तो पहले ही थे हमारे पास, अब इसमें 4 अपन ने गुणा करा, तो 4 दूना 8। तो ये हाइड्रोजन के कितने हो गए? यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 परमाणु हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर बराबर में तो कितने हैं? सिर्फ 2 ही हैं। अब अपने को क्या करना है? इसको भी 8 बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर 4 का गुणा कर देते हैं और इधर 4 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ तो ऑलरेडी अपन ने 4 का गुणा कर ही दिया अब भी हाल, ठीक है। अब इसमें 4 का और गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 4 बढ़ा देंगे, ठीक है।
तो अब अपन क्या करने वाले हैं चरण 4 में। ठीक है, अब सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति शेष स्थानों पर भी संतुलित करके लिख लीजिए। ठीक है, तो जैसे अपन ने चरण 3 में संतुलित करा था ना, यहाँ पे लिखे थे अपन, ऐसे ही अब बराबर वाले में भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो समीकरण आपका पूरा पूरा मैंने ऐसे उतार लिया है। अब इसको संतुलित करने के लिए मैंने आपको बताया क्या 4 का गुणा करना है। ठीक है, तो ये देखो इधर तो 4 का गुणा हो ही गया हमारे पास LHS में। ठीक है, अब क्या करते हैं RHS में भी कर देते हैं। तो ये RHS में करा अपन ने 4 का गुणा, तो यहाँ पर हमारे पास H2 आ रहा है, इसमें 4 का गुणा कर देते हैं। तो ये अपन ने यहाँ पर क्या करा 4 का गुणा कर दिया, ये हो गया। अब देखो सब दूर इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई है। देखो फेरस के 3 उल्टे हाथ की तरफ है, अर्थात LHS में है, तो फेरस के 3 परमाणु RHS में भी हैं। ठीक है, उसके बाद H2, ठीक है, हाइड्रोजन के कितने हो गए H2, ये 2 है और ये 4, 4 दूना 8 कहाँ है LHS में है, तो यहाँ पर देखो 4 दूना 8, ये क्या हो गया RHS में भी 8 हो गए। ऑक्सीजन के देखो कितने हैं यहाँ पर 4 है, 4 ऑक्सीजन के परमाणु है। ठीक है, तो RHS में भी कितने हो रहे हैं 4 हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण है पूरा क्या हो जाता है संतुलित हो जाता है, और हमें संतुलित समीकरण ही लिखना पड़ते हैं। चरण 5 क्या, सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया में दोनों ओर एक समान हो गई है। चलो बच्चों, ये तो अपन ने एक देख लिया उदाहरण, एक और उदाहरण अपन यहाँ पर ले लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास जो अपन ने लिखा था उसमें अपन ने ये क्या होता है सॉलिड होता है। ठीक है, ये फेरस जो है क्या होता है सॉलिड होता है। ये H2O गैस, देखो बच्चों अभी तो बोलोगे सर पानी होता है, नहीं बच्चों, यहाँ तो पानी है ही। पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक तो होता है ठोस, द्रव, गैस। ठोस मतलब क्या बर्फ है ना, द्रव मतलब क्या पानी, और गैस मतलब क्या भाप। तो ये भाप वाला रूप है। ठीक है, यहाँ पर फेरस ऑक्साइड जो बन रहा है हमारे पास, ये कितना आ गया भैया, ये सॉलिड बन जाता है। H2 क्या है, अगेन गैस है। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये जो हमारे पास ये जो अपन ने अभी हाल मेथड सीखी है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को क्या कहा जाता है, हीट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, क्या कहा जाता है, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया कराई जाती है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट का हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, क्या, CuSO4। उसके बाद ये धन चिन्ह है, यहाँ धन लगाया अपन ने। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आ गया NaOH। ठीक है, ऐसे ही अपन यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारे पास तीर का निशान है, क्या बन रहा है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये सोडियम सल्फेट हो गया, करेक्ट है। अब ये जो हमारे पास है इसको अपनों को क्या करना है, संतुलित करना है। तो अपन एक काम करते हैं, तो पहले मैंने ऐसी की ऐसी यहाँ पर कॉपी कर ली है पूरी की पूरी, अब संतुलित कर रहे हैं अपन। देखो बच्चों, यहाँ पर अपन देखेंगे कॉपर सल्फेट में कॉपर के हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर देखो ये एक परमाणु और ये एक परमाणु, उधर और क्या है क्या नहीं, ये तो संतुलित, इसको कुछ करना नहीं। सल्फेट ये है हमारे पास और ये सल्फेट। ठीक है, दोनों तरफ बराबर ही दिख रहा है अपने को, इधर कुछ करना नहीं है। बात करेंगे अपन यहाँ पर सोडियम की। ठीक है ना, तो ये सोडियम Na, यहाँ पर यहाँ N2, यहाँ पर 2 हो गए बच्चों। यहाँ पे देखो, यहाँ सोडियम के 2 परमाणु हो गए और यहाँ पर सोडियम का क्या है, एक ही परमाणु है। तो अपन एक काम करेंगे, इधर में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 का यहाँ पर गुणा कर दिया, तो ये 2 हो गए सोडियम के। ठीक है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारे पास है तो OH। ठीक है, OH के भी यहाँ पर 2 हो गए, है ना, ये पहले 1 था, ये OH के कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, OH के भी यहाँ पर 2 हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, पूरी की पूरी समीकरण संतुलित हो गई। आई होप
मैंने अभी तक आपको जितना भी समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जब वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना इसलिए भी जरूरी है कि अब इसके बाद में दूसरा पार्ट डालूंगा, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन दबाना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, दूसरे पार्ट में अपन क्या करेंगे बच्चों, आपका जो टेक्स्ट बुक है, आपकी जो किताब है, उसके प्रश्न क्रमांक 6 पर जो भी प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बताऊंगा मैं, ठीक है, अगले भाग में, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।